स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये हो गई तुम्हारी केमिस्ट्री एबीसी स्टार्ट। देखो कहाँ तक कवर किया था हम लोगों ने इस पीडीएफ को। ये तो लास्ट पेज है। 20, 19, 18 बस यहीं पर थे कहीं पर हम लोग। यहाँ पर थे हाँ। कि हम लोगों ने क्या डिस्कस करना शुरू किया था कि रॉक सॉल्ट कैसा होता है। ठीक है, आज तुम लोगों के लिए एक नया थोड़ा सा क्या कर लिया, जब 8 बजे वाली क्लास नहीं ली तो मैंने क्रिस्टल तुम लोगों के लिए स्ट्रक्चर निकाल ली, उनकी एक अलग पीडीएफ बना दी। आज के हम लोग ये खत्म कर देंगे तो मैं तुम्हें सॉलिड की पूरी पीडीएफ और साथ में क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की पूरी पीडीएफ भेज दूंगा। तुरंत मुझे मैसेज कर देना, बिल्कुल लेट मत करना, जैसे ही क्लास खत्म हो तुरंत मुझे मैसेज कर देना, तो याद रहेगा तो भेज दूंगा। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कि जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें हमारे कितना होता है, जो Cl-Na+ होता है दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होता था। ठीक है, और जो Na+ होता था, क्योंकि Na+ छोटा होता था तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होता था। कहाँ होता था? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होता था। और दूसरी बात क्या थी कि जो हमारा Cl- आयन था वो 8 कॉर्नर पे होता था और 6 फेस पे होता था, यानी कि एफसीसी लैटिस में होता था। यानी सिंपली किस में होता था? एफसीसी लैटिस में होता था। ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी, है ना? ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो जरा एक चीज पे ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान देने की क्या जरूरत है कि जो सेकंड पीडीएफ है तुम्हारी ये वाली, ये तुम्हारा NaCl का क्रिस्टल है। ठीक है, तो इसमें जितने रेड मार्क देखो दिए हुए हैं वो तुम्हारे कौन से हैं? वो तुम्हारे दिए हुए हैं Na+ के, और जो ग्रीन वाले हैं वो तुम्हारे दिए हुए हैं Cl- के, जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। जो Cl- होगा उसका साइज बड़ा होगा, तो Cl- देखो बड़े दिखाए गए हैं जितने हैं, और जो Na+ है वो हमारा छोटा दिखाया गया है। और ये एक सिंपल लैटिस है हमारी, कौन सी? एक सिंपल लैटिस है हमारी, कौन सी? NaCl की। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग निकालने जाते हैं तो इस पूरे सिस्टम का, ये जो पूरा सिस्टम सामने तुम्हारे बना हुआ है, इसका तुम्हारा पूरा निकल के आता था कितना? Na4 और Cl4। ठीक है, तो यहाँ पर देखने में भले तुम्हें लग रहा हो कि ये जो Cl जो है वो लेटेस्ट पॉइंट पे रखे हुए हैं, लेकिन बेसिकली Cl कहाँ पर रखे हुए हैं? Cl जो है वो वॉइड्स पर रखे हुए हैं। ठीक है, और जो हमारे Na+ हैं वो देखो एफसीसी स्ट्रक्चर पे है। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि इसको एक्सप्लेन कर सकूँ और अच्छे वे में। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ और अच्छे से। नीला कलर ले लो तो दिखेगा। तो अगर हम लोग इसको एक फेस मान ले, देखो इसको अगर हम लोग एक फेस मान लें, ये, तो देखो सारे के सारे कॉर्नर पे रखे हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, और उसके साथ में उस फेस सेंटर के बीच में रखा हुआ है। तो ये एफसीसी स्ट्रक्चर इसी तरीके का तो होता था कि सारे के सारे कॉर्नर हो। देखो ये सारे कॉर्नर पे रखे हुए हैं और साथ में कहाँ रखा हुआ है? फेस पे रखा हुआ है। ये सारे कॉर्नर रखे हुए हैं, ये फेस रखा हुआ, ये सारे कॉर्नर रखे हुए हैं, ये फेस रखा हुआ। ये वाला सामने वाले फेस पे है, और जो दूसरा वाला दिख रहा है वो बैक वाले फेस पे है। ठीक है, समझ गए होगे? तो जो ग्रीन वाले तुम्हारे दिख रहे हैं ये किस लैटिस में मौजूद हैं? ये इस समय तुम्हारे एफसीसी लैटिस में मौजूद हैं। और जो तुम्हारे रेड वाले हैं वो सारे के सारे Na+ हैं, और वो कहाँ पर मौजूद है? वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे मौजूद है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा किसका? इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा NaCl का। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप साथ में देखते चलोगे तो तुम्हें क्लियर होता रहेगा। अगला CsCl का है, पहले हम लोग थ्योरी करेंगे और थ्योरी के बाद में हम लोग इस पर आएंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, 6 लोग आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, ये शेयर स्क्रीन ही हो रहा है, तुम लोगों के नाम दिखने लगे होंगे। तो केमिस्ट्री एबीसी कहाँ गई तुम्हारी पीडीएफ? चलो अब देखते हैं। गायब हो गई कहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इमेजेस ही दिखा रहा है केवल, फाइल्स कैमरा डाउनलोड। एक मिनट जस्ट रुकना, मैं जरा पीडीएफ ओपन कर लूँ वापस से। हाँ चलो, खुल गई वापस से। हाँ, तो अगला जो क्रिस्टल है आप लोगों का वो कौन सा क्रिस्टल है? वो क्रिस्टल है आपका CsCl टाइप का क्रिस्टल। वो क्रिस्टल कौन सा है आपका? CsCl। तो CsCl मतलब सीजियम क्लोराइड है, Ab2 टाइप का, AB टाइप का क्रिस्टल है, बाइनरी। तो अगर इसमें हम लोग बात करें तो देखो क्या दिया हुआ है कि Cl- आयंस जो हैं एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड Cs+ आयंस इन द क्यूबिक वॉइड्स। ठीक है, तो जो Cl- आयन होते हैं, क्योंकि Cl- आयन जो है वो बड़े होंगे। ठीक है,
तो वो कहाँ पर रखे हैं, वो कॉर्नर ऑफ क्यूब पर रखे हुए हैं। और सी एस प्लस आयन कहाँ रखे हैं, क्यूबिक वॉइड में रखे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि क्यूबिक वॉइड किस तरीके की होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना है, 8 8 है। और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर सेल कितना है, एक, यानी कि पूरे के पूरे एक सिस्टम में केवल एक सी एस सी एल होता है। जैसे NaCl वाले में कितना था, NaCl वाले में 4 आ सर। रहा था। हेलो। सर, हाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे थे, बता दी फिर से एक बार। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर स्टेप। निकालने के लिए आपको बस ये देखना होगा कि किसी कोई एटम आपका कितने अदर एटम से क्या कर रहा है, कितने अदर एटम से इंटरेक्ट कर रहा है। अभी हम लोग डायग्राम पे चलेंगे तो CS का देख लेना और साथ में किसका देख लेना, Cl का भी देख लेना। तो यहाँ पर तो Cl का समझ में आ सकता है क्योंकि Cl कहाँ पर मौजूद है, Cl कॉर्नर पे मौजूद है। और किसी भी क्यूब का जो कॉर्नर होगा वो 8 लोगों से इंटरेक्ट कर रहा होगा। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें क्यूबिक वॉइड की, तो अभी क्लियरली दिखेगा कि क्यूबिक वॉइड जो होगी वो भी कितने लोगों से इंटरेक्ट करेगी, वो भी 8 लोगों से ही इंटरेक्ट करेगी। ठीक है। तो अगला वाला जिंक ब्लेंड को करने से पहले हम लोग यहीं से चलते हैं अगली वाली पीडीएफ पे, उस वाली पीडीएफ पे, तो हो सकता है कि क्लियर हो सके। ये आपका CSCl का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये आपका CSCl का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम लोग केवल एक चीज को देखने चलें कि एक हम लोग क्या करें, यूनिट सेल को देखें, तो वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। ठीक है, वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो पहले इसी को डिस्कस करो। तो गाय यूनिट सेल ऑफ CSCl शोइंग CS प्लस आयन सराउंडेड बाई 8Cl माइनस आयन। तो हमारे पास क्यूबिक वॉइड कैसे बनेगी, एक ऐसी वॉइड जो एक ऐसा वैकेंट प्लेस, समझना ध्यान से, एक ऐसा वैकेंट प्लेस जिसको अगर उसके आसपास के एटम्स से मिलाया जाए, आसपास के एटम्स के सेंटर से मिलाया जाए तो एक क्यूब बन जाए। तो बिल्कुल क्यूब के बीच में ही तो हुई वो क्यूबिकल वॉइड, बिल्कुल क्यूब के बीच में ही तो हुई। अगर आप लोग जिस कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हो तो उस कमरे में खाली जगह है। अगर बिल्कुल बीच में कमरे के बैठ जाओ जाकर के इस समय और पूछो कि क्या हम एक वैकेंट स्पेस में बैठे हैं, तो कहोगे हाँ हम एक वैकेंट स्पेस में बैठे हैं, लेकिन अब तो उस वैकेंट स्पेस को आपने भर लिया है। तो आप क्यूबॉइडल एक कमरे में बैठे हो, क्यूबिकल कमरा तो नहीं होगा, आप क्यूबॉइडल कमरे में बैठे हुए हो। उसके 8 कोने देखो, 4 ऊपर के और 4 नीचे के। तो आप जहां पे बैठे हो वो क्यूबॉइडल वॉइड है। आप जहां पे बैठे हो अगर आप बिल्कुल सेंटर पे हो तो वो क्यूबॉइडल वॉइड है। तो देखो जो बीच में हमारा CS प्लस है, जो हमारा बीच में CS प्लस है, वो कितने लोगों से इंटरेक्ट करेगा, इन 4 से और इन 4 से। यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा। और जो कॉर्नर पे है उसका तो हमें पता ही कि एक कॉर्नर कितने लोगों से इंटरेक्ट करता है, 8 लोगों से इंटरेक्ट करता है। ये बात यहाँ पे देखी जा सकती है, ये बात इस वाले पॉइंट पे देखी जा सकती है। क्योंकि अगर हम लोग एक CL इसको केवल देख लें, ये वाला जो पॉइंट रखा हुआ है ये अब एक कॉर्नर हो गया, ये वाला जो क्यूब है, बहुत ध्यान से समझना, कठिन होते हैं डायग्राम। इसको अगर मैं ले चल के इसके अंदर फिट करूं, ठीक है, तो जो ब्लू कलर का अंदर दिखाई दे रहा है क्यूब तुम्हें, वो यही वाला क्यूब है। जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है क्यूब तुम्हें, वो यही वाला क्यूब है। तो अब देखो चल करके उसको ध्यान से कि हमारा जो कॉर्नर है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है। तो जो बीच में बंद क्यूब है, यानी कि एक क्यूब को अगर हमने बीच में बंद कर दिया तो एक कॉर्नर कितने लोगों से घिरा हुआ होता है, 8 लोगों से घिरा हुआ होता है। तो यह एक्सटेंडेड यूनिट सेल ऑफ CSCl। तो ये एक्सटेंडेड यूनिट सेल है, यानी कि लैटिस सिस्टम है। और ये कौन सा है, केवल यूनिट सेल है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि Cl माइनस आयन सराउंडेड बाई 8 CS प्लस आयन। ठीक है। तो यहाँ पे Cl माइनस जो है वो 8 CS प्लस से जुड़े हुए हैं। और कौन सा जो यूनिट सेल है उसमें केवल हमें कौन सी क्यूबॉइड दिखाई दे रही, क्यूबॉइडल वॉइड, कौन सी क्यूबिकल वॉइड दिखाई दे रही, जो 8 Cl माइनस से घिरी हुई है। ठीक है। तो ये CSCl का डायग्राम होता है इस तरीके का। एक बार देख लोगे तो दिमाग में बने रहेंगी चीजें, केवल थ्योरी पढ़ोगे तो दिमाग में नहीं बनती। अगला वाला पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगला वाला पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि जिसका नाम है कौन सा, जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड बेसिकली अगर हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ें तो होता है ZnS। फॉर्मूला होता है ZnS। ZnS दो तरीके की वॉइड में पाया जाता है। ठीक है। एक तो CCP है और एक आपका DCC स्ट्रक्चर बोला जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, हेक्सागोनल वॉइड में पाया जाता है। तो जिंक ब्लेंड क्या है कि जो जिंक ब्लेंड का मतलब हुआ Zn2 प्लस आयन होंगे और सल्फर डबल माइनस आयन होगा। ठीक है। तो जो H2 माइनस है वो कहां पे है, वो CCP में है, यानी कि कोई किसमें मौजूद है, आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग में मौजूद है। और Zn प्लस आयन ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या हुआ, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमें पता है क्या होती है, क्यूब के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर होती है। अल्टरनेट का मतलब हुआ एक एक छोड़कर, यानी कि दो लगातार टेट्राहेड्रल वॉइड पे नहीं आपको देखने को मिलेगा कौन, Zn प्लस। अगर एक पे मिला तो उसके अगली वाली छूटी होगी और नेक्स्ट वाली पर आपका Zn प्लस होगा। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना है, 4 और 4 है। ठीक है। और नंबर
ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, वो भी कितना है 4, यानी मिलेगा क्या Zn4S4, एक यूनिट में क्या मिलेगा Zn4S4, या कह सकते हो Zns का होल 4, ठीक है, या कह सकते हो क्या मिलेगा Zns का होल 4। यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि जिंक ब्लेंड जो है उसके बारे में ये केवल बात की गई है। Zns दो तरीके से बन सकता है, Zns एक तो क्यूबिकल वॉइड में जाता है, तब उसे हम जिंक ब्लेंड बोल देते हैं, और एक बार ये हेक्सागोनल वॉइड में भी जाता है, एक बार ये हेक्सागोनल वॉइड में भी जाता है। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ये है आपका Zns, ठीक है, ये है आपका Zns। तो जो बात हम लोगों ने करी, जो बात हम लोगों ने करी कि Zns में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, Zns में क्या होंगे हमारे अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो जरा देखो इसमें क्या अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारे पास ये जो है जिंक तो हमारा मिल गया, देखो सिंपल क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आ गया, ठीक है। अब हम लोग अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते तो टीडी वॉइड कैसे दिखाता था मैं, कि आप क्या बनाओ, आप बनाओ यहां पर ये एक ऐसे एम, एक ये बनाओ ऐसे, ठीक है, और दूसरा कैसे बनाइए, दूसरा कैसे बनाइए ऐसे 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 और ऐसे, तो ये वाला यहां पर मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास में नीचे कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती थी, अगर क्यूब को मैं यहां बीच से काट लूं, देखो ऐसे समझ जाओगे, अगर क्यूब को मैं ऐसे बीच से काट लूं तो इसके नीचे होती थी 4 टेट्राहेड्रल वॉइड और इसके ऊपर होती थी 4 टेट्राहेड्रल वॉइड। टोटल कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती थी, 8 होती थी। तो देखो इसमें से 8 में से केवल कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड भरी हुई है, केवल 4 टेट्राहेड्रल वॉइड आपकी भरी हुई है, बाकी की आपकी खाली है, ठीक है, केवल 4 टेट्राहेड्रल वॉइड भरी हुई है, बाकी की आपकी खाली हैं। तो यहां से पता चलता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो अल्टरनेट वे में भरी गई, वो अल्टरनेट वे में भरी गई है, एक एक छोड़कर भरी गई, ठीक है। तो नीचे की 2 भरी और ऊपर की 2 भरी, ठीक है, नीचे की 2 भर पाई और ऊपर की 2 भर पाई। अच्छा ये जो सामने दिखा हुआ है कौन सा, इसे तो आप बोल दोगे ये जिंक ब्लेंड है आपका, ठीक है। तो और जो दूसरा वाला दिया हुआ है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है वुर्ट्ज़ाइट, ये पूछा गया है, इसका नाम होता है WURTZITE, ये याद रखना, वुर्ट्ज़ाइट इसका नाम होता है। कई किताबों में वुड्ज़ाइट लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है, बट इसका नाम जो है, जो अगर हम लोग नॉर्मली स्टैंडर्ड सोर्स उठाएं तो जो हेक्सागोनल उसमें पाया जाता है इसे वुर्ट्ज़ाइट बोलते हैं, ठीक है, इसे वुड्ज़ाइट बोलते हैं। और इसके स्ट्रक्चर का नाम डीसीसी है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर का नाम क्या है, डीसीसी है। डीसीसी क्यों है, इसे डीसीसी का फुल फॉर्म होता है डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल, डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, ये नाम होता है डीसीसी का। तो जो हमारा हीरा होता है उसका भी कुछ इसी तरीके का नाम निकल करके आता है, ठीक है, उसमें भी हमारी अल्टरनेट वॉइड ही भरी हुई होती है, ठीक है। तो डीसीसी लाइक स्ट्रक्चर भी इसे बोलते हैं, ये 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। चलिए अगला कौन सा है हमारा, अगला है हमारा CaF2, अगला है हमारा जिंक ब्लेंड के बाद में कौन सा है CaF2। तो इसमें देखो क्या बोला है, इसमें बोला ये है कि जो Ca++ आयन है वो क्यों किस में पहुंच गया, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पहुंच गया, और जो F- आयन है वो सारी की सारी ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, यानी कि 8 होंगे, यानी कि कहां कितने होंगे, टोटल 8 के 8 जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो हमारे भरे हुए होंगे, ठीक है। तो चलिए भाई देखें आगे क्या बोला, आगे बोला कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca++ इज 8, क्योंकि किस में मौजूद है आपका, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में मौजूद है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में मौजूद है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 निकल के आएगा। अगर हम लोग बात करें F- का क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे अगर मौजूद है तो कितने लोगों से सराउंड होना चाहिए, 4 लोगों से सराउंड होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितना आता है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितना आता है, 4 आता है, यानी मिलेगा आपको Ca4F8, ठीक, या मिलेगा CaF2 का होल 4, क्या मिलेगा, CaF2 का होल 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये तो ही थ्योरी की बात कि CaF2 में होता क्या है, जो Ca++ है वो CCP में होगा और जो F- है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे होगा। CCP में होने की वजह से Ca++ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा और F- क्योंकि TD वॉइड पे है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 आएगा, ठीक है। बात समझ में आई यहां तक, यहां तक बात समझ में आई। तो चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। सर हाँ बताओ। जी जाने कैसे कि कहाँ पे है ये। एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड से, और ये हमको पेपर में एक्सरे कहाँ डिफ्रेक्शन मिलेगा। मेथड से। कौन सा, ये हमको पेपर में कहाँ मिलेगा ये सब मामला, हमको तो याद ही करना पड़ेगा ये सब तो। हाँ ये जो एक्सेप्शनल वाले हैं जितने, ये सारे के सारे लर्न करने पड़ जाते हैं।
ये डायरेक्टली क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, खास तौर से इंटरव्यू में, जब कभी आगे बहुत बड़े लेवल पे इंटरव्यू देने जाओ तब पूछे जाते हैं। अदरवाइज पेपर में अगर आएगा तो केवल ये पूछेगा कि CH Cl में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ या फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। बाकी किसी भी स्ट्रक्चर को, जितने स्ट्रक्चर और जितनी लैटिस निकाली गई हैं, ये सारी की सारी एक ही मेथड से देखी गई हैं, सारे के सारे एक्सरे डिफ्रैक्शन से ही देखे गए। ठीक है, ये मेथड जो है बेसिकली एक्सरे पाउडर्ड मेथड बोला जाता है इसे। इससे क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं, अभी तो हम लोग केवल स्टैंडर्ड वाले पढ़ रहे हैं, कोई भी पूरी तरीके से स्टैंडर्ड है ही नहीं, सबके अंदर डिफेक्ट होते हैं। तो जो डिफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये सारी बातें हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन से ही पता करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक्सरेज डाली जाती और एक्सरेज डालने के बाद हम लोग जो इमिटेड एक्स रेडिएशन होता है उसका हम लोग पैटर्न देखते हैं और उसका एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मली मैथमेटिकली अगर ये पूरी तरीके से इसी ऑर्डर में अरेंज होता तो कैसा उसका पैटर्न आता है ये हमें पहले से पता होता है। और अगर इस पे हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाला और इमिटेड एक्सरे की हमने क्या करी, पैटर्न देखी, तो अगर अलग तरीके का आता है मींस ये क्रिस्टल हमारा डिफेक्टेड है। ठीक है, तो उससे हम उन पॉइंट को पता कर ले जाते हैं जहां जहां पे ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिक आ गया स्टैंडर्ड वाले से, वहां पे कोई डिफेक्ट नहीं है, और जहां पे ग्राफ हमारा कैसा आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, वहां पे हमारा क्रिस्टल डिफेक्टेड है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बचपन में पढ़ाया जाता था कि जब हमें किसी ब्रिज के अंदर डिफेक्ट पता करना होता है तो हम सोनार का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो सोनार अगर उधर डिटेक्ट हो गई तो फिर आपका क्या है, आपका डिफेक्टेड नहीं है ब्रिज, अदरवाइज वो अंदर से कहीं ना कहीं डिफेक्टेड हो गया है। तो बस वेवलेंथ की कहानी है, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ इतनी बढ़िया होती है कि वो इतने छोटे स्तर पर भी क्या कर ले जाती है, डिफ्रैक्शन करके पता कर ले जाती है कि यहाँ पे डिफेक्ट होगा या नहीं होगा। एग्जाम चलिए में क्वेश्चन आए फिलहाल सबसे पहले CF2 सामान लेके आओ। क्या, एग्जाम आया कि ये क्लोरीन का लाओ कोऑर्डिनेशन नंबर, कहूंगे पहले मशीन लेके हाँ आओ। हाँ हाँ, ये कह सकते हो, अगर इंटरव्यू में हो तो कह सकते हो कि पहले मशीन लेकर के आओ तब हम बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन मशीन आ जाएगी तो कतई नहीं बता पाओगे अभी। मशीन आ जाएगी तो हम ना बता पाए अभी। चलो, तो मशीन Ca में ला ही डबल नहीं प्लस और F पाएंगे डबल माइनस की अगर बात हम लोग करें तो पहले। यहाँ पर क्या बोला था वो, यहाँ पर वो बोला था कि जो हमारा Ca डबल प्लस होगा वो कहां पर मौजूद होगा, वो हमारा देखो CCP में मौजूद होगा। तो सारे CCP अरेंजमेंट साफ दिखाई दे रहा है, सारे कॉर्नर सारे फेस क्लियर है पूरी तरीके से। फिर देखो आपको पूरी तरीके से TD वॉइड दिखाई गई ये वाली। ठीक है, ये वाली TD वॉइड दिखा दी गई, ये देखो TD वॉइड जैसे हम लोग बनाते थे। ठीक है, जैसे हम लोग बनाते थे W वाले कॉन्सेप्ट पे और M वाले कॉन्सेप्ट पे, यहां से यहां है, यहां से ऊपर गए, यहां से नीचे गए, यहां से यहां गए। ठीक है, तो 8 की 8 आपकी जो TD वॉइड थी वो सारी की सारी क्या है, 8 की 8 TD वॉइड भरी हुई हैं। तो अगर हम लोग F माइनस जो कि ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो वो 4 होगा, जबकि बाकी सबका रेड वाले जो दिखाई दे रहे हैं वो क्योंकि CCP में मौजूद है तो उनका सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो एक बार इसको भी देख लो, क्लियर होता है। CaF2 का स्ट्रक्चर इस तरीके से निकल करके आता है सामने। अगला कौन सा है आपका, अगला है आपका एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला क्या, तो बेसिकली एंटी फ्लोराइड क्या होता है, नाइट्रो आपकी सोडियम ऑक्साइड होती है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लो, बहुत ज्यादा आज करना है हम लोगों को, तो थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में हूँ, बस उसको क्या करना, उसको अपने दिमाग में बनाते चलना। तो क्या करें, निगेटिव आयंस इन CCP आर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आयंस इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो निगेटिव आयन बिल्कुल उसी तरीके का है कि निगेटिव आयन जो है वो CCP में मौजूद है और पॉजिटिव आयन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखा जाए तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड पे उनका 4 निकल आया और जो CCP पे उनका 8 निकल आया। तो जब 4 और 8 का कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जब Na ही 4 है और आप अगर ऑक्साइड लिखने बैठते तो Na2 करके लिखते, तो जब Na ही हमारे 4 है तो फार्मूला यूनिट कितना निकल करके आएगा, 4 निकल करके आएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखना, जब सारे देखें तो इसका भी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोगों को इस PDF पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, एंटी फ्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर जो आपके कौन से दिए हुए हैं, यहाँ पे जो कौन से हैं आपके, यहाँ पे गड़बड़ लिखा है इसने, ग्रीन वाले होने चाहिए। तो CCP में आपके कौन से थे, CCP में आपके निगेटिव वाले थे। तो जो ये वाले दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये सारे के सारे जो CCP पे रखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, ये सारे के सारे आपके होंगे O2 माइनस। और जो TD वॉइड्स हैं आपकी, जो TD वॉइड्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे TD वॉइड्स थोड़ा इसने 2D बनाया, वैसे ये सारी की सारी TD वॉइड्स ही हैं। और जिनको हल्का हरे से ग्रीन किया है वो आगे और पीछे के लिए दिखाया है उन्होंने। तो जितनी भी आपकी TD वॉइड्स दिखाई दे रही है वहां पर आपका क्या रखा हुआ है, वो आपका Na+ रखा हुआ है। तो ऐसा एंटी फ्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सारे के सारे जो आपके O- है वो CCP में है। CCP का मतलब समझ गए ना, FCC कह लो, CCP को FCC कह लो, आसान हो जाएगा।
बात खत्म हो गई। चलिए भाई, इस पीडीएफ का काम यहां पे होता है खत्म। ये सारे स्ट्रक्चर थे आपके जितने इस वाली पीडीएफ में दिए हैं। अगला क्या कर रहा है, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो इसको मैं थोड़ा जल्दी उड़ाऊंगा। डेंसिटी किसी भी चीज की होती है मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमें मास निकालना हो तो मास हम लोग कैसे निकालेंगे कि भाई हमारे पास में क्या होना चाहिए, मोलर मास हमें पता होता है, एम हमें पता होता है। ठीक है, मोलर मास हमें पता होता है। अगर हमारे पास एक एटम है तो उसी के बराबर मोलर मास होगा। अगर दो एटम है तो दुगना करना पड़ेगा। अगर चार एटम है तो चार गुना करना पड़ेगा। यानी कि हमें ऊपर क्या लेना होता है, Z इंटू एम। ठीक है, Z इंटू एम। और अपॉन में क्या लेना होता है, अपॉन में क्या लेना होता है हमें, क्योंकि मास के नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम होता है हमारा ए क्यूब। और मोलर मास है तो हमें उसको डिवाइड कितने से करना पड़ता है, अवोगाद्रो नंबर से। तो डेंसिटी का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला निकल के आता है। ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आप ग्रेजुएशन में चले जाइए, कहीं भी आप जाकर के पढ़ लो, D इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने काफी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है कि एज ऑफ अ यूनिट सेल अगर हम लोग देखें तो ए इंटू 10 सेंटीमीटर की कैटेगरी है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखें तो ए क्यूब इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये जो 10⁻10 10⁻30 आ रहा है आपके सामने, ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में बदला है चीजों को। आगे क्या कह रहा है कि मास ऑफ द यूनिट सेल यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ ईच एटम। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि एक का मोलर मास जितना होगा उसको नंबर ऑफ यूनिट सेल से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका सिंपल क्यूबिक है तो जेड बराबर 1 रखोगे, अगर बीसीसी है तो जेड बराबर कितना रखोगे 2, और अगर एफसीसी है तो जेड बराबर कितना रखोगे 4, और अगर एंड सेंटर्ड है तो कितना रखोगे, अगर एंड सेंटर्ड है तो कितना रखोगे, बताओ भाई, कोई एक बच्चा बता दे एंड सेंटर्ड, बोलो भाई। एंड सेंटर्ड के लिए कितना, जेड बराबर 0। 2 रखेंगे। 2 रखेंगे भाई, बिल्कुल सही बात, 2 रखेंगे भाई। ये हमारा हो गया ना एंड सेंटर्ड। भूल जाए, इतनी जल्दी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। सारे कॉर्नर उठा लिए, सारे कॉर्नर उठा लिए ना, तो सारे कॉर्नर उठा लिए तो कितना हो गया 1, और 2 फेस उठा लिए तो 2 फेस उठा लिए तो 2 अपॉन 2, फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 2 था तो 1 प्लस 1 बराबर कितना आया, 2 आया। तो चाहे बीसीसी हो और चाहे एंड सेंटर्ड हो, दोनों के लिए जेड बराबर 2 रखोगे। चलो आगे। तो ये फॉर्मूला आपको बच्चों की तरह मैं पढ़ा चुका हूं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या निकलेगी कि मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए और इंटू 10⁻30 इन्होंने लिख दिया यहाँ पे। तो पूरी की पूरी जो डेंसिटी थी वो किस में निकल आई आपकी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकल आई। लेकिन आपको इससे हेडक नहीं लेनी, आपको इसकी हेडक नहीं लेनी है। ठीक है, जो भी आपको यूनिट क्वेश्चन में दी जाएगी आप उस हिसाब से चीजों को डील करोगे, ना कि हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखोगे। क्योंकि आपको कभी भी एज लेंथ सेंटीमीटर में दी जाने वाली नहीं है। वो या तो आपको एंगस्ट्रॉम में दी होगी, या फिर आपको पिकोमीटर में दी होगी, या फिर फर्मी में दी होगी। ठीक है, माइक्रो में दी हो सकती है, डायरेक्टली सेंटीमीटर में नहीं दे देगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आता है आपका इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यानी कि जिसे हम क्या कहते थे, डिफेक्ट कहते थे। तो बेसिकली ये डिफेक्ट पढ़ने हैं। तो इम्परफेक्शन देखिए क्या है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अगर हम लोग चलें तो क्रिस्टल टेंड्स टू हैव अ परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, यही हम लोग कहते थे कि एट एब्सोल्यूट जीरो हमारी डेल्टा एस बराबर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एंट्रोपी हमारी शून्य हो जाती है, यानी हर चीज अपने परफेक्ट वे में आ जाती है। दिस अरेंजमेंट करस्पॉन्ड टू स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, इसीलिए यहाँ पर हमारी एनर्जी सबसे कम होती है और जो भी स्टेट होती है वो सबसे ज्यादा हमारी स्टेबल होती है। As the temperature increases, the crystal start dividing from perfectly ordered arrangement। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हमारे आयंस मूव करना स्टार्ट करते हैं, एटम्स मूव करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ने लगती है, और जब उनकी एनर्जी बढ़ने लगती है तो अपनी जगह पे मौजूद नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कंस्टिट्यूट अ डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। जरा सा भी इधर उधर हिलना किसी एटम का क्या बोला जाएगा, इम्परफेक्शन बोला जाएगा। दीज डिफेक्ट्स आर सम टाइम आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। बिकॉज दीज आर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। क्रिस्टल में ऑल्सो पॉजेस एडिशनल डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। साथ ही साथ अगर हम लोग कुछ डोपिंग कर रहे हैं, डोपिंग का मतलब होता है इंप्योरिटी मिलाना। ठीक है, तो पी टाइप एन टाइप में पढ़ते होगे
फिजिक्स में। तो अगर डोपिंग हम लोग कर रहे हैं तब भी वहां पे पॉइंट डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डोपिंग किसी पर्टिकुलर जगह पे की जाती है, एकदम से पूरे में नहीं घुल सकता, ठीक है, सॉलिड्स में खास तौर से। लिक्विड और गैसेस में, फ्लूइड में पूरा होमोजीनियस होने की टेंडेंसी रखता है अगर जरा सा भी इंटरेक्शन है, लेकिन सॉलिड में इतना अच्छा नहीं होता, तो पॉइंट डिफेक्ट बनाते हैं। चलिए, बहुत ज्यादा थ्योरी है, जल्दी जल्दी पढ़ते चलो। डिसअरेंजमेंट करस्पॉन्ड टू स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी हो गया ना। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? sometimes called thermodynamic because these are depends on the temperature. Crystal में also positive additional defect due to presence of impurities। ठीक है, यहां तक हो गया था। आगे क्या कह रहा है? these defect, यहां से स्टार्ट करना है कि the defect which arises due to the irregularity of the in the arrangement of atoms are called ionic are called atomic imperfection। ठीक है, तो जो भी डिफेक्ट हमारा होता है which arise due to irregularity of arrangement of atom, तो अगर एटम की इरेगुलरिटी की वजह से कोई आया तो उसे याद रखना आपको, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एटॉमिक इम्परफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एटॉमिक इम्परफेक्शन बोलते हैं। और द एटॉमिक डिफेक्ट कॉज्ड बाय मिसिंग और मिसप्लेस्ड आयंस आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। अगर हमारे पास में क्या है, द एटॉमिक डिफेक्ट कॉस्ट कैसे मिलते हैं हमें? या तो मिस हो जाए, वैकेंसी हो जाए, या मिसप्लेस्ड हो जाए, अपनी जगह से हट जाए, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? if the deviation from the periodicity extend over microscopic region of the crystal, they are called lattice imperfection। ठीक है, तो कह रहा है if the deviation from periodicity extend over microscopic region, इसीलिए इन चीजों को पढ़ने से आपको फायदा मिलता है जब आप लाइन बाय लाइन किसी चैप्टर को पढ़ते हो। ठीक है, और लाइन बाय लाइन आप तभी पढ़ पाओगे जब आप एक ओवरऑल अंदाजा ले चुके होगे, ये भी बात है। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीजें बताता हूं जब बैठता हूं लेकर के। अगर मैं आपसे कह दूं कि हाँ ठीक है, ये क्लेटन की किताब उठा ले जाओ और क्लेटन की किताब को वर्ड बाय वर्ड पढ़ लाओ, ठीक है, एक एक वर्ड पढ़ डाल लोगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। पढ़ने का तरीका क्या है? कोई भी टॉपिक समझने, तुम्हें उसकी डेप्थ में जानना है, कैसे सीखोगे? सबसे पहले आपको बेसिक उठाने, सबसे पहले आपको बेसिक उठाने, बेसिक के बाद आपको उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने, बेसिक के बाद आपको उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने, वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ने में आपको मजा आता है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब आपको थियरी पर आना है, तब आपको थ्योरी पर आना है। और जब आप तब थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी का वर्ड टू वर्ड आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा, और एक बार थ्योरी आपके दिमाग में घुस गई, फिर आपके लिए चीजें हमेशा के लिए आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो एक्सटेंड ओवर माइक्रोस्कोपिक रीजन है, इसका मतलब क्या है? कि डिफेक्ट इतना बढ़ जाए जो हमें माइक्रोस्कोपिक रीजन के ऊपर भी दिखाई देने लगे। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उसे हम लोग सीधे क्या बोल देंगे? तो उसे हम कहेंगे लैटिस इंपरफेक्शन हो गया। तो उसे हम क्या कह देंगे? लैटिस इंपरफेक्शन हो गया, लैटिस ही बिगड़ गई पूरी। ठीक है, वैसे जब भी पॉइंट डिफेक्ट होता है तो लैटिस से देखकर पता नहीं चलेगा, लैटिस से देखकर पता नहीं चलेगा। उसको करने के लिए आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर पूरा का पूरा कुछ ज्यादा ही हो गया है तो वह उसे हम लैटिस इंपरफेक्शन बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है? लैटिस इंपरफेक्शन में एक्सटेंड अलोंग लाइंस, पूरा का पूरा लाइन डिफेक्ट हो जाए, और प्लेन्स, पूरा का पूरा प्लेन डिफेक्ट हो जाए, प्लेन ही गायब हो जाए। ठीक है, तो लाइंस डिफेक्ट आर कॉल्ड, लाइन डिफेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिसलोकेशन का मतलब है कि अपनी जगह पे था ही नहीं, अपनी जगह से क्या हो गया? अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, हट गया अपनी जगह से। जितना अभी तक बोला है उतने में कोई दिक्कत है? जितना अभी तक बोला है उतने में कोई दिक्कत है? अगर कहीं पर कोई दिक्कत हुई है तो बताओ। जितना अभी तक बोला है क्या उतने में कोई दिक्कत है? इंसा है, सना है, अनुभव है, अंकुर है, सिद्रा है, सबा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, है किसी को तो बताओ फटाक से। मन ना लग रहा हो तो व्हाट्सएप मैसेज दिखाऊं। सारे ग्रुप के एडमिन हम ही हैं। चलो भाई, अगली कहानी क्या? 9:30 हुआ है, घबराना नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि आज 11 बजेगा, तो 11 बजे, लेकिन हम लोग आज ही खत्म करेंगे इसको। तो अगला क्या कह रहे हैं? स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक 19 पर आ गए, 25 ही तो पढ़ने हो जाएंगे आधे घंटे में। अब थ्योरी बची है, सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को डिस्कस करना है। तो कह रहा था कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली in the ratio indicated by the chemical formula are called stoichiometric compound। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें यह पता होनी चाहिए कि स्टोइकियोमेट्री होती क्या है। कि कोई भी सॉलिड
के बारे में जो मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल बातें की गई हैं, अगर वो पूरी तरीके से सही है, यानी कि कोई कैटायन एनायन है और वॉइड की जो हम लोगों ने निकाली वो 414 एग्जैक्टली आ रही है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ इसकी स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल परफेक्ट है, इस सॉलिड के अंदर स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल परफेक्ट है, जो चीज जहां पर होनी चाहिए वो चीज वहां पर मौजूद है। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो द डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री और कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से हैं कि वो डिफेक्ट इतने बड़े नहीं होते कि वो स्टोइकियोमेट्री को ही बदल दें, यानी कि अरेंजमेंट को ही बदलने की कोशिश करें, वो अरेंजमेंट को बदलने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं दो आपको पहले बता रहा हूं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। ठीक है, जब वैकेंसी और इंटरस्टिशियल पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। मान लेते हैं कि ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट है, यहां पर भी ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए, ये परफेक्ट अरेंजमेंट है, ये दो परफेक्ट अरेंजमेंट है हमारे। ठीक है, अब हमारे पास हुआ क्या कि ये वाला एटम जो यहां पे था, ये वाला एटम जो यहां पे था, ये क्या हो गया, ये एटम हमारा गायब हो गया। ठीक है, ये वाला एटम हमारा क्या हो गया, ये वाला एटम हमारा गायब हो गया। तो जब ये एटम बेचारा गायब हो गया हमारा, तो यहाँ पे हो गई खाली जगह, इस खाली जगह को कहा जाएगा वैकेंसी। इस खाली जगह को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इस खाली जगह को कहा जाएगा वैकेंसी। और यहाँ पर ये जो खाली जगह पड़ी है पहले से, उन्हें कहते हैं वॉइड, उन्हें हम लोग वॉइड कहते हैं, 2D वॉइड्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी 2D वॉइड्स दिखाई दे रही है हमें। इन जगहों को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। अगर कोई एटम आकर के इस जगह पे घुस जाता है, अगर कोई एटम आकर के इस जगह पे घुस जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, इंटरस्टिशियल एटम बोला जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, इंटरस्टिशियल एटम बोला जाएगा। तो वैकेंसी डिफेक्ट जो हमारा होता है, वहां पे एटम क्या होते हैं, गायब होते हैं, मिस होते हैं। और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, वहां पे एक्स्ट्रा एटम मौजूद होते हैं। तो ये हमेशा डेंसिटी घटाता है और ये हमेशा डेंसिटी बढ़ाता है। ठीक है, चलिए सर वैकेंसी। हाँ, ये सब तो पॉइंट डिफेक्ट में आते हैं ना? किसमें, हाँ बिल्कुल, स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके सर। ठीक है, ऊपर हेडिंग पड़ी तो है, देखो स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो इनका स्पेशल टाइप है शॉर्टकी और फ्रैंकल, जो कि हमेशा पूछा जाता है। तो शॉर्टकी याद होगा, सभी को याद होगा कि जब हम लोगों के क्या हो जाए, प्लस और माइनस बराबर नंबर में गायब हो जाए हमारे, तो व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन हमारा गायब हो जाता है अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन से, लीविंग बिहाइंड अ पेयर और होल। ठीक, लीविंग बिहाइंड अ पेयर और होल, तो वहां पे क्या हो जाती है, वैकेंसी हो जाती है। उन वैकेंसी को, और वैकेंसी का एक पूरा जोड़ा होगा, क्योंकि एक प्लस गया एक माइनस गया, तो उसे क्या कहेंगे, लीविंग बिहाइंड अ पेयर ऑफ होल्स, होल का एक पेयर छूट जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। दिस डिफेक्ट इज मोर कॉमन इन आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में हमारे कैटायन आयन ही मौजूद होते हैं, तो वहां पर ये ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आयनिक कंपाउंड विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जिनके पास कुछ ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर हो। एग्जांपल पूछे जाते हैं कई बार नीट के पेपर में, करते पर दिखाया कि इसमें से किसमें क्या होगा, फ्रैंकल शॉर्टकी दोनों होंगे या केवल फ्रैंकल होगा। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि NaCl हुआ, KCl हुआ, CHCl हुआ, AgBr हुआ, KBr हुआ, इन सब में शॉर्टकी इफेक्ट पाया जाएगा आपका, इन सब में आपका शॉर्टकी इफेक्ट पाया जाएगा, बिकॉज दे आर हाईली आयनिक कंपाउंड। आगे क्या कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, अगर शॉर्टकी डिफेक्ट कुछ ज्यादा ही हो गया है इन द क्रिस्टल, रिजल्ट अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन इट्स डेंसिटी। तो अगर हमारे बहुत ज्यादा प्लस और माइनस आयन गायब होते जा रहे हैं, तो ओवरऑल हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट का एक स्पेशल टाइप है, ये मैंने बता दिया। लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट इस PDF में दिया नहीं है, वैकेंसी आपको अलग से भी पता होना चाहिए कि जब कोई भी एटम अपनी जगह से गायब होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। और जब कोई भी एटम इंटरस्टिशियल साइट पे मौजूद होता है, ठीक है, तब उसे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ये देखो आगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जितना बोलूंगा वही आएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द नॉर्मली वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, तो ये डिफेक्ट क्या है कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉज्ड, ये कैसे पाया जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, जब आयन कहां प्रेजेंट हो, वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट हो। ठीक है, इन द क्रिस्टल द आयन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइड आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल्स। ये एक नया टर्मिनोलॉजी आई कि जो भी एटम हमारा इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटरस्टिशियल्स कहते हैं। इज इट क्लियर? आसान है ना, आज की पूरा का पूरा आसान है। चलो फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाओ, पता है तुम्हें फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन, फ्रैंकल डिफेक्ट मैं बता दूं पहले क्या होता है। मान लो ये आपके पास में एक रेगुलर अरेंजमेंट था, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट था,
और उसमें ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला उठा और भाग के इंटरस्टेशियल साइड पे चला गया। तो यहाँ पे इसने क्या क्रिएट कर दी, यहाँ पे इसने क्रिएट कर दी वैकेंसी, और यहाँ पर देखने पे क्या लगेगा कि ये ऑक्यूपाई कर गया है एक इंटरस्टेशियल साइट को। लेकिन क्या डेंसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या डेंसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि एटम लैटिस के बाहर नहीं गए, एटम या आयन आपके लैटिस के बाहर नहीं गए, उसने अपना खुद का प्लेस छोड़ा और एक खाली जगह पे इंटरस्टेशियल साइट पे जाकर के बैठ गया। तो देखने में लगेगा कि इसमें वैकेंसी डिफेक्ट भी है और इसमें इंटरस्टेशियल डिफेक्ट भी है, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम्स उसमें सेम ही है। तो यहाँ पे डेंसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो कह रहा है दिस डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन एन आयन लीव्स द करेक्ट लैटिस साइट को छोड़ देता है एंड ऑक्यूपाइज एंड इंटरस्टेशियल साइट, और एक इंटरस्टेशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। दिस डिफेक्ट इज कॉमन इन आयनिक कंपाउंड विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्टकी कहां पाया जाता है? जहां हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो। फ्रेंकल कहां पाया जाता है? जहां लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो। तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा तो हमारा जो कैटायन होगा वो छोटी सी वॉइड में चला जाएगा, तो वो अपनी जगह छोड़ देगा और छोटी सी वॉइड यानी कि इंटरस्टेशियल साइट पे चला जाएगा। इस वजह से फ्रेंकल डिफेक्ट पैदा हो जाता है। आगे क्या कहा? इन विच द लार्ज डिफरेंस इन साइज बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, और खास तौर से उन जगहों पर जहां पर पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में साइज का काफी ज्यादा डिफरेंस होता हो। ठीक है, तो कहां कहां पाया गया? देखो ZnS, AgCl, AgBr, AgI। तो अभी AgBr ऊपर भी पढ़ करके आए थे। ठीक है, AgBr ऊपर भी पढ़ के आए थे। तो AgI में फ्रेंकल भी है, शॉर्टकी भी है, याद रखना। AgBr में फ्रेंकल भी है और शॉर्टकी भी है। अब आया अगला टॉपिक आया आपका नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अगला टॉपिक आया आपका, यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? बस कितना बचा? 20 पेज पे आ गए, 5 पेज रह गए। 5 भी नहीं है, 4 रह गए, 5वें में कुछ है ही नहीं। यहां तक क्लियर है ना? चलो, यस सर। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या आते हैं कि ये स्टोइकोमेट्रिक नहीं होंगे, यानी कि ये स्टोइकोमेट्री को चेंज करेंगे। देखिए क्या है आगे कहानी कि देयर आर मेनी कंपाउंड इन विच द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड बाय आइडियल केमिकल फार्मूला। ये हुई बात। ठीक है, कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे पाए जाते हैं जहां पे आइडियल केमिकल फार्मूला से डिफरेंट अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक। और कौन से? ये एक नया टर्म है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, या फिर कौन से? बर्थलॉइड कंपाउंड उन्हें बोला जाता है। ठीक, बर्थलॉइड बोल लो, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन करो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है कि इन दीज कंपाउंड्स balance of positive and negative charges is maintained by having either extra electron और extra positive charge। तो जब हमारा जैसा केमिकल फार्मूला होना चाहिए था, सुनना बात को ध्यान से, जैसा केमिकल फार्मूला होना चाहिए था वैसा नहीं है, तो या तो उसमें प्लस ज्यादा है या फिर उसमें माइनस ज्यादा है। सिंपल सी बात है ना, या तो उसमें प्लस ज्यादा है, हाँ, मेटल एक्सेस मेटल डिफिशियंसी वाला, तो या तो उसमें प्लस ज्यादा है या फिर उसमें माइनस ज्यादा है। सिंपल सी बात है ना। तो क्या कह रहा है कि इन दिस कंपाउंड बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज मेंटेन्ड बाय हैविंग आइदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। दिस रिजल्ट इन डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो जाता है। द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। यहां पर नॉन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्लियरली मेंशन किया गया कि द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, जो नहीं करते उन्हें नॉन स्टोइकोमेट्रिक कहते हैं। These defects are either due to presence of excess metal ions और excess non-metal ions, यानी कि जो दो डिफेक्ट मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी, अब नंबर आया हमारा उनका। ठीक है, सत्यनारायण भगवान की कथा का 4था अध्याय। हाँ सर, आपने वहां पे बताया था विच डू नॉट डिस्टर्ब, कहां पर? हाँ, नॉन स्टोइकोमेट्रिक में ना। और यहां पर क्या होना चाहिए? तभी तो मैंने कहा यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है द कंपाउंड, ऊपर लिखा होगा कहीं पर, द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री। ठीक है, विच डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री, तो यहां पर स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें चाहिए था वो हमें अब कैटायन और एनायन के नहीं मिलेंगे। भाई सिंपल सी बात है कि अगर NaCl के क्रिस्टल में हम एक Cl को गायब कर देते हैं
तो हमें Cl माइनस का एवरेज जो निकल करके आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, वो उतना नहीं आएगा जितना होना चाहिए था। तो जो स्टोइकोमेट्री होगी वो बदल जाएगी, और जब भी स्टोइकोमेट्री बदलेगी तो उसे क्या कहेंगे, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। यहाँ पे जो नॉन लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो नॉन है ये गलत लिखा हुआ है। ऊपर वाले को भी चेक कर लो, अब इसने बताया है तो एक बार चेक करना बनता है। हम लोगों ने कहां पर शुरू किया था इस डिफेक्ट को, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड में, स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में। हाँ यहां पर सही लिखा हुआ है, यहां पर सही लिखा हुआ है कि their chemical formula are called stoichiometric compound, the defect that do not disturb the stoichiometry are called stoichiometric defect। हाँ सही कह सर रहा जो है, वहां सही पे कह रहा है लिखा भाई, है सही वो कह रहा है। सही लिखा है। हाँ सही कह रहा है कि जो डिफेक्ट को जो क्या करते हैं, जो चेंज नहीं करते उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, और जो चेंज कर देते हैं उसे हम लोग नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। सही लिखा है, ये जो लिखा हुआ यस है सर। कौन सा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये सही लिखा हुआ है क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो स्टोइकोमेट्रिक को अगर डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक को अगर ये क्या कर रहा है, डिफरेंट बना रहा है, तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक होगा। सही है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होगा, जहां पे प्लस ज्यादा हो माइनस कम हो, जहां पे प्लस ज्यादा हो माइनस कम हो। कैसे हो सकता है ऐसा कि या तो एनायन लीव कर जाए, या तो एनायन हमारे लीव कर जाए, और या तो हमारे कैटायन क्या आ जाए, ज्यादा कैटायन हो जुड़ जाए। जाए। या तो एनायन लीव कर जाए और या तो कैटायन ज्यादा हो जाए। तो कह रहा कंपाउंड में है एक्सेस मेटल आयन इफ अ निगेटिव आयन इज अब्सेंट, या तो निगेटिव आयन अब्सेंट है तो कैटायन ज्यादा हो गए, ठीक है, फ्रॉम इट्स लेटिव साइड लीविंग अ होल। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी कोई निगेटिव आयन निकलेगा, जब भी कोई निगेटिव आयन निकलेगा तो वो क्या बनाएगा, एक होल बनाएगा। अब फिजिक्स तुम्हारी चेक होगी आज कितनी आती है, क्योंकि फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट सामने आने वाला है। विच इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो लेटिस साइड जो होगी वो एक बनाएगी होल, विच इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। जो खाली जगह बनेगी उस पे कौन भरा होगा, उस पे आपका इलेक्ट्रॉन भरा होगा, जिससे कि आपके जो क्रिस्टल उस पे कोई चार्ज ना आने पाए, ठीक है, जिससे आपके क्रिस्टल पर कोई चार्ज ना आने पाए और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी बनी रहे, ठीक है। आगे कह रहा है दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर फाउंड इन क्रिस्टल विच आर लाइकली टू पॉसेस शॉर्टकी डिफेक्ट एनायन वैकेंसीज इन एल्कली हैलाइड, ठीक, एल्कली हैलाइड जो होते हैं उनमें पाया जाएगा। आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग आर एल्कली हैलाइड क्रिस्टल इन एन, क्या बोला है, हैलाइड क्रिस्टल्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ एल्कली मेटल वेपर। Under these condition, alkali metal atom deposit on the surface of a alkali halide crystal, and halide ions moves in the surface and अब ज्यादा हो combine गया, with metal ions। ये कठिन है, चलो इसको पढ़ना अब पड़ेगा ज्यादा दोबारा हो से, गया। बहुत प्यार से पढ़ना। अरे ज्यादा नहीं हो गया, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। कह रहा दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर फाउंड इन क्रिस्टल विच आर लाइकली टू पॉसेस शॉर्टकी डिफेक्ट। पहली बात क्या बोला कि जहां पर शॉर्टकी डिफेक्ट हो सकते होंगे वहां पर ये जल्दी बनेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे कैटायन एनायन जल्दी जल्दी क्या हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। अब आया एनायन वैकेंसीज इन एल्कली हैलाइड, जो हमारे एल्कली हैलाइड होते हैं, ठीक है, बेसिक हैलाइड कह लो, आर प्रोड्यूस्ड बाई हीटिंग द एल्कली हैलाइड क्रिस्टल। जो एल्कली हैलाइड का क्रिस्टल हो उसे क्या करा जाए, उसे हीट किया जाए, गर्म किया जाए, इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ एल्कली मेटल, ठीक। और किसके एटमॉस्फेयर में किया जाए, एल्कली मेटल के एटमॉस्फेयर के में किया जाए। एल्कली मेटल की वेपर वहां पे प्रेजेंट हो, वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जहां पर एल्कली मेटल की क्या कह सकते हैं, एक्सेस हो, जहां पर एल्कली मेटल की क्या हो, हमारी एक्सेस हो। तो अंडर दिस कंडीशन एल्कली मेटल एटम डिपॉजिट ऑन द सरफेस। तो जो एल्कली मेटल के एटम होंगे वो सरफेस पे जाकर के क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे ड्यू टू सरफेस केमिस्ट्री ऑफ एल्किल हैलाइड क्रिस्टल, एंड हैलाइड आयन मूव्स टू द सरफेस एंड कंबाइन विद मेटल आयन। ये जो एल्कली मेटल होंगे, जो निगेटिव आयन होंगे वो जाकर के उनसे कंबाइन हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल हम दोनों बातें अगर करें कि सरफेस पे हमारे पॉजिटिव वाले आएंगे मेटल, और जो निगेटिव है वो इनसे कंबाइन हो जाएंगे, तो इस क्रिस्टल के अंदर माइनस की कमी हो जाएगी और प्लस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो सकता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। थ्योरी बहुत है, पकड़े रहना कहां पे थे। हाँ, एटम डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ एल्कली हैलाइड क्रिस्टल, halide ion moves the surface and combined with metal ions, the electron released during conversion of metal atom। भाई सिंपल सी बात है ना, क्योंकि जब वो वेपर स्टेट में था तो मेटल की गैस थी कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ मेटल एटम, या सीधी बात कह लो कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़े तो इलेक्ट्रॉन तो छूटा होगा ना, इन आगे क्या कहा,
combine with metal atoms, the electron released during conversion of metal atom into ions diffuse into the crystal and occupy the site vacated by anions। और वो जो इलेक्ट्रॉन छूटा था नॉन मेटल का, वो उस जगह पर जाकर के बैठ जाएगा जहां पर हम लोगों का पहले से कौन मौजूद था, जहां पर हम लोगों का पहले से निगेटिव आयन मौजूद था। तो यहाँ पे निगेटिव आयन का मतलब है नॉन मेटल मौजूद था, जहां पर कौन मौजूद था, हमारा नॉन मेटल मौजूद था। ठीक है, तो आगे क्या कहा, द होल्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एफ सेंटर। ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर हमारे पास में ये इतने सारे वो थे और एक हमारा क्या निकल गया, एक एनायन निकल गया और वहां पे माइनस छोड़ गया, तो इस माइनस को हम लोग क्या कहते हैं, इस माइनस को हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। दिमाग में बनाए रखना है, इस बात को याद रखना है। एफ सेंटर क्या होता है, वो होल जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम एफ सेंटर कहते हैं। असल में होता क्या है कि अगर हम लोग नमक की बात करें, NaCl को, ये एग्जांपल मैंने बताया, NaCl वैसे सफेद होता है, थोड़ी देर हीट कर दो तो ये किस कलर का हो जाएगा, ये येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर भी जो एफ सेंटर बनता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कलर फॉर्मेशन के लिए। यानी कि क्रिस्टल के अंदर अगर कलर में चेंज हुआ कहीं पर, तो आप 100% एश्योर हो कि वहां एफ सेंटर क्रिएट हुए हैं। तो इसे एफ सेंटर के साथ साथ देखो क्या कहते हैं, और कलर सेंटर कहते हैं। ठीक है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कंपाउंड। हाँ सर, एफ सेंटर तो मेटल डिफिशियंसी में बनते थे शायद। कौन सा एफ सेंटर तो एफ सेंटर मेटल डिफिशियंसी में कैसे बन जाएंगे, यहां पर मेटल एक्सेस है। जब कुछ ठीक है, तो मेटल एक्सेस का मतलब कैटायन ज्यादा है और एनायन कहीं चला गया। होल ठीक फॉर्म है, होंगे। तो एनायन चला गया तो क्या इलेक्ट्रिकल होल न्यूट्रलिटी को फॉर्म बर्बाद करके चला गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो बर्बाद वहाँ पे करके एक तो नहीं होल गया बन होगा। गया। हाँ, वहां पे एक होल बन गया, उस होल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन बैठा रह गया, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है पूरा का पूरा आपका क्रिस्टल। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल गया होता तो क्रिस्टल के ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसा आ जाता, तो क्रिस्टल के ऊपर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, तो केवल क्या है, एटम ज्यादा है, इलेक्ट्रिकली पूरा का पूरा अभी भी न्यूट्रल है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री भी है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री भी है। तो जब भी ऐसा डिफेक्ट मिलेगा तो वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में जाना स्टार्ट हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कंपाउंड एंड सॉलिड कंटेनिंग एफ सेंटर्स आर पैरामैग्नेटिक। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आगे मेंशन है, इसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। अगला देखो कौन सा है, अगला है हमारा कौन सा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस में हमारा क्या बनेगा, कोटर बनेगा। मेटल एक्सेस में हमारा क्या बनेगा, कोटर बनेगा। कोटर का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में बढ़ने वाला होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने वाला होता है। तो कह रहा है ड्यू टू वीडियो गई दिख रही। चलो, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। अब इंटरस्टिशियल कैटायंस यानी कि ऐसे कैटायन जो कि अपनी जगह पे होने तो नहीं चाहिए थे, जो कि होने नहीं चाहिए थे। अब यहां पे अगर कोई आकर के बैठ गया जबरदस्ती, ठीक है, तो यहां पे शुरू होगा मेटल एक्सेस। ठीक, मेटल एक्सेस शुरू होगा। कह रहा इफ एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन एन इंटरस्टिशियल साइट, अगर पॉजिटिव कैटायन हमारा है वो इंटरस्टिशियल साइट पे है, तो इलेक्ट्रिकली और तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द इंटरस्टिशियल साइट। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन हो, एटम तो बढ़ गया, मेटल तो बढ़ गया, पॉजिटिव आयन तो तुम्हारा बैठा हुआ है इंटरस्टिशियल साइट पे, तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन होगी बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द इंटरस्टिशियल साइट। This type of defect are exhibited by the crystals which are likely to exhibit Frankel defect। ठीक है, तो जहां जहां फ्रैंकल डिफेक्ट हो सकता था वहां वहां पर हमारी मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिल सकती है। ठीक, क्यों देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब फ्रैंकल डिफेक्ट होगा तो हमें एक इंटरस्टिशियल साइट मिलेगी, साथ में एक वैकेंसी मिलेगी। हमें एक इंटरस्टिशियल साइट मिलेगी और साथ में एक वैकेंसी मिलेगी। तो जब इंटरस्टिशियल साइट मिलेगी वहां पे मान लिया हमने कि पॉजिटिव आयन बढ़ गया है। ठीक है, तो जो वैकेंसी मिलेगी हमें, वहां पे हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे शॉर्ट की है वहां मेटल डिफिशियंसी हो सकता है और जहां पे फ्रैंकल है वहां मेटल एक्सेस हो सकता है। चीजों को जोड़ के चलो।
अगला क्या कह रहा है, मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज। हाँ, अब एक और ये चीज है कि भाई प्लस कम भी तो हो सकते थे, प्लस बढ़ जाए तो मेटल एक्सेस, माइनस बढ़ जाए तो मेटल डिफिशियंसी, ठीक है। तो मेटल डिफिशियंसी, और अगर प्लस घट जाए तब भी तो मेटल डिफिशियंसी ही हुई, अगर पॉजिटिव आयन घट जाए तब भी तो मेटल डिफिशियंसी हुई हो उसे बोला जाएगा। तो सिंपल सी बात कहने की क्या है, सिंपल सी बात बच्चों कहने की ये है कि मेटल डिफिशियंसी का एक रास्ता हमारे पास और है, और वो रास्ता है मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायनिक या कैटायन वैकेंसीज। तो इसमें क्या है कि इन दिस ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ मेटल आयन, यहां पे मेटल आयन गायब है, यहां पे मेटल आयन गायब है फ्रॉम इट्स लेटिस साइड, तो वैकेंसी डिफेक्ट का टाइप हुआ, ठीक है। द चेंज इन द बैलेंस बाय एन एडजेसेंट एटम, ठीक। तो क्या कह रहा था, चार्ज इस बैलेंस बाय एन एडजेसेंट, कौन सा आयन, एडजेसेंट आयन हैविंग हायर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज कैसे बैलेंस होगा, तब चार्ज बैलेंस होगा कि हमारे बगल में कोई ऐसे बैठे हो जिनके पास में कुछ ज्यादा ही प्लस चार्ज हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर जनरली shown by the compounds of transition metal। ट्रांजिशन मेटल का मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, यहां पे क्यों पाया जाता है, यहां पे इसलिए पाया जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी बहुत बढ़िया शो कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा एक Cu प्लस, दो Cu प्लस थे और उसमें से एक Cu प्लस गायब हो गया मान लो, और दूसरा Cu किस स्टेट पे चला गया, डबल प्लस पे चला गया, तो चार्ज में कोई भी फर्क हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी मेटल डिफिशियंसी हो जाएगी बिकॉज वन Cu प्लस इज एब्सेंट फ्रॉम इट्स करेक्ट साइट। समझे, जल्दी बोल गया, धीमे बोलो भाई। दो Cu थे, दोनों +1 पे थे, एक Cu गायब हो गया तो एक प्लस चार्ज कम हुआ, दूसरा Cu किस स्टेट पे पहुंच गया, Cu डबल प्लस पे पहुंच गया तो चार्ज मेंटेन हो गया, लेकिन ये वाला कैटायन तो गायब हो गया ना अपनी जगह से, तो यहाँ पे कौन सी हो गई, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इसे भी बोला जाएगा, वो भी क्या किए बिना, वो भी चार्ज से छेड़छाड़ किए बिना। समझ गए। अगला कह रहा है मेटल एक्सेस कंपाउंड एंड मेटल डिफिशियंट कंपाउंड बोथ एक्ट एज सेमीकंडक्टर, ठीक है। जितनी बात बोलता हूं उतनी लिखी मिल जाती है, चाहे कोई भी चीज पढ़ रहे हो। तो मेटल एक्सेस कंपाउंड एंड मेटल डिफिशियंसी कंपाउंड बोथ एक्ट एज सेमीकंडक्टर, दोनों के दोनों सेमीकंडक्टर है। अब बात आएगी पी टाइप, अब आगे बात आने वाली है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की, बात आने वाली है डोपिंग की, ग्रुप नंबर 13 की, ग्रुप नंबर 15 की। कितने लोगों को ये बातें आती हैं, जरा अपना हाथ उठा दो अपने घर में बैठे बैठे। नहीं मतलब यहाँ पर क्या कर दो, कमेंट कर दो, थोड़ा सा बीच में इंटरेक्शन भी कर लो। 9:53 हो गया, 10:30 तक खत्म कर दूंगा। कितने लोगों को पी टाइप एन टाइप सब कुछ आता है फिजिक्स में? कल ही कहा था फिजिक्स पढ़ा करो। यस सर। आता है? बताओ भाई पी टाइप कैसे बनेगा। जो सबसे पहले आंसर टाइप करके देगा उसको 2 रुपए की पेन और करोड़ों की दुआएं फ्री। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाए अभी पढ़ेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन देख लें किसको आता है। पी टाइप एन टाइप, फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, वहीं से शुरुआत होती थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। इंप्योरिटी बता दो, ग्रुप 13 या ग्रुप 15? ग्रुप 13 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रुप 15। सिलिकॉन में बता दो, सिलिकॉन में ग्रुप 13 ग्रुप 15 अगर मिला रहे हैं तो क्या बनेगा? भूल गए सब कुछ, सब कुछ भूल गए, बड़े दिन हो गए। तुम लोगों का रिजल्ट कैसे बनेगा ये भी क्लियर कर दिया गया है, सीबीएसई का भी, यूपी का भी। सर सीबीएसई का, हाँ। और सर एन टाइप में ये तो होता है जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज एटम ऐड करते हैं। हाँ तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहाँ की होगी, ग्रुप 13 की। हाँ ये सर। हाँ ग्रुप 13 की होगी पेंटावेलेंट, हाँ बिल्कुल। तो सर यही तो बताना है, और क्या, और पी और टाइप उस में, ग्रुप 15 कितना होगा, पी टाइप में पेंटावेलेंट की जगह कितना ट्राइवेलेंट। वेलेंट होगा, ट्राइवेलेंट, तो ग्रुप 15 होगा वो। यस सर। ठीक है, तो ग्रुप 13 और 15 ये सभी लोग सुन लो, ग्रुप 13 15 हमें याद रखना है, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। साथ में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है आपके रिजल्ट बनने के, उसमें रिजल्ट किस तरीके से बनेगा। तो कक्षा 10 से तुम्हें मतलब नहीं है, कक्षा 12 के सभी लोग हो, ठीक है। तो कक्षा 10 से मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें। तुम्हारा क्या जुड़ेगा, 40% प्री बोर्ड का जुड़ने वाला है, ठीक है, और 10% जुड़ेगा शायद हाफ ईयरली का, और जो बाकी का बचा हुआ 50% है वो आपका जुड़ेगा किसका, वो आपका जुड़ेगा जो फर्स्ट ईयर हुआ था, यानी कि जो प्री बोर्ड से परेशान थे बच्चे की, प्री बोर्ड में सर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, या प्री बोर्ड में आपने नंबर काट लिए होंगे। तो पहली बात तो मैं बता दूं, मैंने किसी के नंबर ज्यादा काटे नहीं, ठीक है।
हाँ ये भी नहीं कि मैंने मर दिए हों कि तुम्हारे चलो अपनी इज्जत बनाने के लिए मैंने तुम्हें नंबर ही नंबर दे दिए हों, ये भी नहीं किया था। लेकिन फर्स्ट ईयर के नंबर मैंने देखे थे सभी के, जब अपलोड हो रहे थे तो वहाँ मुझे बुलाया जाता था, तो मैंने देखे थे सभी के नंबर, तो सबके ऐसे एवरेज ठीक थे। तो ओवरऑल बात यह है कि प्री बोर्ड पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है, पीछे से डिपेंड करता आ रहा है कि हाफ ईयरली में क्या था, फर्स्ट ईयर में क्या था। और विदाउट मेरिट आने वाला है तो परेशान नहीं होना तुम लोगों को, रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, रिजल्ट अच्छा आएगा, वो बात अलग है कि तुम्हारी मेहनत का वो नहीं है। हाँ सुना, बताओ। सर आपने तो प्री बोर्ड में मतलब प्री बोर्ड में तो बहुत कम कम प्रैक्टिकल में नंबर दिए हैं। प्रैक्टिकल में? और हाँ तो वो भी तो चढ़ेंगे ना, और 11th में भी चढ़ेंगे। प्रैक्टिकल में कहाँ चढ़ेंगे? प्रैक्टिकल के बिटिया क्यों चढ़ने लगे भाई, थ्योरी के चढ़ेंगे। सर तो 11th का तो पूरा बनेगा ना 50% से। सब थ्योरी चढ़ेगा, प्रैक्टिकल जा चुके सब डीआईओएस पहले, प्रैक्टिकल तो तुम्हारे हो चुके भाई बोर्ड के, वो क्यों चढ़ेंगे। यस सर। उमा तो 30 दिए हैं। ये सर लेकिन सर मतलब 11 कितने अच्छे नंबर का है, 90 प्लस या 80 प्लस ही तो है बस। हाँ उतने अच्छे नहीं है, लेकिन एवरेज जब लिया जाएगा तो सही हो जाएंगे सारे। भाई प्रैक्टिकल के तुम लोग कहाँ मतलब इतने अच्छा पढ़ने नहीं होने के सर। बावजूद तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम्हें प्री बोर्ड के नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल के चढ़ेंगे, तो जो मोटा आया था इस बार उसका सर क्या। नहीं सर। सर हम कह रहे 11 के तो पूरे चढ़ेंगे ना। 11th के भी प्रैक्टिकल नहीं चढ़ते, केवल थ्योरी से मतलब है। मैंने अपनी आंखों से बैठ के चढ़वाए हैं, 70 में चढ़े हैं। अच्छा यस सर। हम्म अपने सर स्कूल के गवाह सारे है। बयाने बट्टे मेरे ही पास हैं, वो जितना सर तो काम होता अच्छे है वो नंबर सब चढ़ाए अब बेकार से। जो थे वो चढ़ाए भाई, वो तो नंबर जा चुके, उनमें कुछ चेंज थोड़ी ना हो सकता था, पता नहीं कैसे हो सकता। हाँ ये है जो कि जितना हो सकता हम लोगों के हाथ में जितना उतना होता। चलो भाई देखो, एन टाइप पी टाइप दिखने लगा, फटाक से शुरू करो आगे की कहानी। सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय समाप्त होता है, ठीक, पांचवा अध्याय प्रारंभ। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, और ये वाला पढ़ लिया था मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि मेटल एक्सेस कंपाउंड एंड मेटल डिफिशियंसी कंपाउंड बोथ एक्ट एज सेमीकंडक्टर, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे है मेटल एक्सेस कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। तो मेटल एक्सेस है जिनके पास में, ध्यान से सुनना, ठीक है, मेटल एक्सेस कंपाउंड जो है हमारे पास में, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, थ्रू नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मैकेनिज्म एंड आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, एन टाइप नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू करता है। जबकि मेटल डिफिशियंसी कंपाउंड, अमित सर का फोन आ रहा कॉलेज वाले, तो मेटल डिफिशियंसी जो कंपाउंड होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पॉजिटिव होल। पॉजिटिव वालों को क्या कहते हैं हम लोग, होल बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वालों को क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। और होल जिधर चलते हैं उसके उल्टा इलेक्ट्रिसिटी चलती है, और इलेक्ट्रॉन कौन सा, होल जिधर चलते हैं उधर इलेक्ट्रिसिटी चलती है, और इलेक्ट्रॉन जिधर चलते हैं उनके उल्टा इलेक्ट्रिसिटी चलती है। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो मेटल डिफिशियंसी कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पॉजिटिव होल कंडक्शन मैकेनिज्म एंड आर कॉल्ड पी टाइप, यानी कि पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर उन्हें बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे की कहानी आती है पॉइंट डिफेक्ट की। तो यहीं पर हम लोग डोपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो कह रहा पॉइंट डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम। फॉरेन का मतलब विदेशी एटम, ठीक है, फॉरेन एटम का मतलब बाहरी एटम होता है। तो फॉरेन एटम्स और इंप्योरिटीज, फॉरेन एटम कैन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल और सब्स्टिट्यूशनल साइट्स इन अ क्रिस्टल। कहने का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास में लैटिस रखी थी ऑलरेडी, और हमने उसमें बाहर से ला करके कोई क्या मिला दिया, हमने बाहर से ला करके उसमें कोई एटम मिला दिया, तो वो उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के फिक्स हो जाएगा। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या कह देंगे, पॉइंट डिफेक्ट कह देंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डोपिंग। ठीक है, कह रहा डिफेक्ट इन द आयनिक सॉलिड मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एडिंग इंप्योरिटी या आयंस कह सकते हो, कुछ भी इंप्योरिटी मिलाई गई। इफ द इंप्योरिटी आयंस हैव डिफरेंट वैलेंस स्टेट देन दैट ऑफ द ये क्या लिखा हुआ है भाई, होस्ट आयन, लॉस्ट आयन। ठीक है, तो लॉस्ट आयन दैट ऑफ द लॉस्ट आयन वैकेंसीज आर क्रिएटेड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास में क्या हो, अगर हमारे पास में ऐसा कुछ हो कि हम इंप्योरिटी मिलाने जा रहे हो, और इफ इंप्योरिटी आयन हैव डिफरेंट वैलेंस स्टेट, अगर इंप्योरिटी आयन की डिफरेंट वैलेंस स्टेट है, ठीक है, ज्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे क्या हो जाए, वैकेंसीज क्रिएट हो जाए। क्योंकि वो अगर 2+ के साथ में आ रहा है, तो वो यहां पर 2 पॉजिटिव अलग अलग हटा देगा।
दो पॉजिटिव अलग अलग हटा देगा, नहीं समझे? उसके पास अकेले के पास मान लो डबल प्लस चार्ज है, तो वो यहां से दो पॉजिटिव आयन को हटा सकता है ना, इलेक्ट्रिकल चार्ज मेंटेन करते हुए। तो दो को अगर हटाएगा करके तो एक की जगह पर तो खुद बैठ गया, तो वो वाली साइड तो ऑक्यूपाई हो गई, लेकिन दूसरा वाला कहां गया? तो दूसरा वाला वैकेंसीज बन गया, यानी कि दूसरा वाला निकल ही लिया और वहां पर क्या बन गई? वैकेंसी बन गई। ठीक है, अगली कहानी आती है प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात आ गई। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में अब शुरू होती है हम लोगों की कौन सी थ्योरी? अब शुरू होती है बैंड थ्योरी। थक गए तो थक तो नहीं गए हो? बताओ, थक गए हो तो बताओ, अगर नहीं थके हो तो मुझे तो अभी मैं कंप्लीट करने के उसमें हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर थक गए हो तुम लोग तो बता दो, कोई थका? नो सर। नहीं थके हो तो शुरू करो। बैंड थ्योरी क्या होती है? बैंड थ्योरी ये होती है कि हमारे पास में दो तरीके के बैंड होते हैं, दो तरीके के बैंड होते हैं। एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड, एक को बोलते हैं कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड, और दूसरे को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। दूसरे को बोलते हैं क्या? कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री टू मूव नहीं होते, वो फ्री टू मूव नहीं होते, यानी कि वो चल नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। वाइल दोस इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दिस कंडक्शन बैंड दे आर फ्री टू मूव एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि कहां मौजूद है? कंडक्शन बैंड में मौजूद है, वो वही पुराने कक्षा 10 वाले फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और ये जो गैप है, और ये जो गैप है, इस गैप को कहा जाता है फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन का मतलब मनाही करने वाला गैप। ठीक, इसे क्या कहा जाता है? फॉरबिडन गैप कहा जाता है। तो जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनमें, एक मिनट यार ये कलर नहीं अच्छा लगता है, उनमें हमारे दोनों बैंड ओवरलैप्ड होते हैं, यानी कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जा सकता है आसानी से, इसलिए मेटल हमारे कंडक्ट कर ले जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जो नॉन मेटल की कहानी है, वहां पे अगर कंडक्शन बैंड बहुत ऊपर है तो वैलेंस बैंड बहुत नीचे है, यानी कि जो फॉरबिडन गैप है वो इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी वैलेंस बैंड से कहां नहीं जा सकता? कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, और इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। बट सेमीकंडक्टर दोनों के बीच की स्टेट है, वहां पे होता तो है गैप, बट वो गैप इतना माइल्ड होता है कि जरा सी एनर्जी अगर हम इसे दे दें तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उठकर कहां पहुंच सकता है? कंडक्शन बैंड में पहुंच सकता है। तो कभी कभी ये मेटेलिक बिहेवियर देंगे और कभी कभी नहीं भी देंगे। दैट मीन्स दे आर सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब आधे, ठीक, आधे कंडक्टर आधे नॉन कंडक्टर। अब हम लोग थ्योरी शुरू कर सकते हैं। तो कह रहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड में अराइज थ्रू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव होल्स, पता है हमें, थ्रू द मोशन ऑफ आयंस, ठीक, मोशन ऑफ आयंस के थ्रू। द कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन टाइप कंडक्शन एंड कंडक्शन थ्रू पॉजिटिव होल इज कॉल्ड पी टाइप कंडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रहा है तो एन टाइप कंडक्शन, पॉजिटिव होल्स के थ्रू हो रहा है तो पी टाइप कंडक्शन। ठीक है, ये दोनों बातें हमें पहले से पता थी, इसमें कुछ नया नहीं था। आगे कह रहा था प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। अगर डिफेक्ट है किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में तो वो उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाइल दैट ऑफ मेटल डिक्रीजेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बड़ी बात बताई कि द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद में रेड लाइन से इसे मार्क करो कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, अगर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर हैं तो इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि मेटल के लिए जो कंडक्टिविटी है वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। इसका रीजन किसी को पता नहीं होगा, ये कक्षा 10 की बात है, ये कक्षा 10 की बात है। अगर ढंग से कक्षा 10 भी पढ़ा है तो इस बात का आंसर तुम दे सकते हो, क्योंकि जब हम लोग क्या करते थे, जब मेटल के लिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते थे तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आता था, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हमारी कंडक्टिविटी डाउन हो जाती थी। अगली बात क्या कहा? अगली बात कहा है कि कंडक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है, तो अ मटेरियल विद अ कौन सा है? पार्शली फिल्ड एनर्जी बैंड। ठीक, इस अ कंडक्टर, अगर पार्शियली फिल्ड एनर्जी बैंड है हमारे पास तो कंडक्टर होगा। अ कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हीट को या इलेक्ट्रिसिटी हो, दोनों का कंडक्शन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे ही होता है। ऑल मेटल आर कंडक्टर बिकॉज दे हैव पार्शियली फिल्ड एनर्जी बैंड, जिन्हें हम लोग कंडक्शन बैंड कहेंगे। व्हेन अ मेटल इज हीटेड द मेटल आयन स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर वर्जियसली। जब हम लोग गर्म करते हैं किसी मेटल को तो वाइब्रेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है। एज अ रिजल्ट मोशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्रू द क्रिस्टल इज हिंडर्ड। ठीक है, तो जो मोशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है? वो
वो हिंडर्ड हो जाता है, यानी कि रुकने लगता है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटल की कंडक्टिविटी डाउन हो जाती है। आगे क्या कहा है, इन केस ऑफ इंसुलेटर द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड है वैलेंस बैंड वो कंप्लीटली फिल्ड है। द फॉरबिडन बैंड कहो या फॉरबिडन गैप कहो, जस्ट अबव द हाईएस्ट फिल्ड बैंड इज वाइड। ठीक है, तो ये जो बात की थी कि कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है, यहाँ पे ये जो चौड़ाई है डेल्टा बी, ये हमारी ज्यादा है। ठीक, देयरफॉर द एनर्जी गैप बिटवीन देयर फुल्ली filled valence band and conduction band is very large, and it is not possible to excite electron to the conduction band most of the non-metals and insulators। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम वैलेंस बैंड से उठा के कंडक्शन बैंड तक क्या कर दें, पहुंचा दें उस इलेक्ट्रॉन को और उसे कर दें फ्री टू मूव। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द फॉरबिडन बैंड इज नैरो। सेमीकंडक्टर के केस में फॉरबिडन गैप है, लेकिन वो बहुत नैरो है, वो बहुत पतला है। ठीक है, द थर्मल एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर 35-34 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे इज इनफ टू एक्साइट सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड, जो कि होता है वैलेंस बैंड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड टू नेक्स्ट परमिटेड एनर्जी बैंड विच वन इज योर कंडक्शन बैंड। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हम इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटमेंट बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस सेल से कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं। कहां पर थे इतनी थ्योरी हो जाती, ऑक्यूपाइड बैंड इज परमिटेड एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इन टेम्परेचर बिकॉज विद राइज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम, कूद सकते हैं, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। द कंडक्शन इज प्योर सब्सटेंस सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंडक्शन। अगर कोई सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसा बिल्कुल प्योर, उसमें डोपिंग नहीं की गई, तो उसे इंट्रिंसिक बोलते हैं, और अगर उसमें कर दी गई डोपिंग तो उसे एक्सटेंसिक बोलते हैं फिर। ठीक है, आगे क्या कहा गया, एंड दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो अपने आप में सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जिन्हें बाहर से बनाया जाता है उन्हें एक्सटेंसिक बोलते हैं। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करके, ठीक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करके इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। अगली हेडिंग आ गई डोपिंग, 23 पेज नंबर पे आ गए हम लोग। अगली हेडिंग आ गई डोपिंग। डोपिंग क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज वेरी लो, जो बात अभी बताई। एट रूम टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इंप्योरिटी, द प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। नॉर्मली बहुत कम होती है इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर डोपिंग कर दीजिए तो बढ़ जाती है, इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग कैन बी डन विद एन इंप्योरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, या तो इलेक्ट्रॉन रिच हो या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। अगर इलेक्ट्रॉन रिच की बात किए तो ग्रुप 15 की बात करें, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की बात किए तो ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं। अगला क्या कह रहा है, एज कंपेयर टू द एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर से कम या ज्यादा हो। आगे क्या कहा है, डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज। ठीक है, तो व्हेन एसआई इज डोप्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप 15 का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस शार्पली ड्यू टू एक्सेस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन किसका है, सिलिकॉन कार्बन ग्रुप का है, तो ये ग्रुप 14 का है। तो जब इसमें ग्रुप 15 की चीज मिला दी गई तो एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया हमारा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना। अगर हम लोग ग्रुप नंबर 14 में ग्रुप नंबर 13 बनाते तो एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी और कोटर बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर तैयार होगा। तो कह रहा है डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटीज व्हेन एसआई यानी कि सिलिकॉन डोप्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन पॉजिटिव होल, or you can say it is coater. So Si doped with group 13 element behave as p-type semiconductor। ठीक है, तो जब हम लोग ग्रुप 13 के साथ में क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेवियर दिखाता है, पी टाइप कंडक्टर की तरह बिहेवियर दिखाता है। कह रहा लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 13, 15, 12 एंड 16।
ठीक है, तो 13-15 के कॉम्बिनेशन से, 12-16 के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, कई सारे क्या बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। दीज कंपाउंड पोसेस एन एवरेज वैलेंसी ऑफ 4 एंड बिहेव एज सेमीकंडक्टर्स। तो जब चाहे हम 13-15 की एवरेज वैलेंसी निकालें, चाहे हम 12-16 की एवरेज वैलेंसी निकालें, एवरेज वैलेंसी 4 निकल के आएगी। और आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि 4 वैलेंसी वाला सेमीकंडक्टर होता है कार्बन को छोड़ के, 4 वैलेंसी वाला सेमीकंडक्टर होता है कार्बन को छोड़ के, ठीक है। जब नीचे उतर जाते हैं तो बात खत्म होने लगती है। अगला क्या कहा गया, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है। तो ये थ्योरी है कि सेमीकंडक्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप, ट्रांजिस्टर बनाने में होता है, डायोड बनाने में होता है, ठीक है, ये सारी चीजें बनाने में होता रहता है। अगला बोला गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाओ, खत्म ही कर दें आज इसको, अब बहुत हो गया। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, तो ऐसे सब्सटेंस जो बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए और वीक क्या दे दिया, रिपल्सन दे दिया, वीक क्या दे दिया, रिपल्सन दे दिया, वो है आपके डायामैग्नेटिक। अगर वीक रिपल्सन की जगह पर वीक अट्रैक्शन दे दिया तो है वो पैरामैग्नेटिक। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई और दौड़ के चिपक ही गए तो है फेरोमैग्नेटिक। तो कैसे हैं, तो है फेरोमैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे सारी बातें डिपेंड करती हैं। तो कह रहा द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव ऑल देयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, ठीक है, तो इनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता इनके पास। पैरामैग्नेटिक क्या है कि द सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, हल्का सा अट्रैक्ट किए जाते हैं, और कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दीज सब्सटेंसेस हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, इनके पास परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्पीशीज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास परमानेंटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे बड़ा बिट पॉइंट है, क्योंकि अगर लोहे की कील आपके पास हो और उसको आप पीछे से एक चुंबक से चिपका दो, ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप उस मैग्नेट को हटा लो, फिर भी इसके अंदर कुछ समय के लिए, कुछ डेल्टा टी समय के लिए मैग्नेटिज्म रहता है, जबकि पैरामैग्नेटिक के साथ ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाई एंड एट दैट इंस्टेंट द मैग्नेटिज्म ऑफ दैट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी लूज्ड, ठीक है, जिस समय हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे उसी समय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अगला आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, द सब्सटेंसेस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। दीस सब्सटेंसेस शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो फिर भी इनमें मैग्नेटिज्म शो होता रहेगा। एक और अगली चीज आती है डोमेन क्या होते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, छोटा सा अंदाजा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे होते हैं, आर्बिट्रेरी भरे होते हैं, इसीलिए मेटल्स में कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता। जब बाहर से कोई मैग्नेट आता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, और जब तक ये अलाइन रहते हैं तब तक इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहता है। जैसे ही हमने बाहर की मैग्नेटिक फील्ड हटाई वैसे ही ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो जाते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो जाते हैं, आर्बिट्रेरी हो जाते हैं, तो मैग्नेटिज्म गायब हो जाता है। लेकिन जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंग है, कुछ अपोजिट अलाइंग है, फिर से कुछ एक डायरेक्शन में अलाइंग है, फिर से कुछ अपोजिट अलाइंग है, फिर से कुछ एक डायरेक्शन में अलाइंग है, फिर से कुछ अपोजिट अलाइंग है। तो इन ग्रुप ऑफ एटम को हम कहते हैं डोमेन, बट ये डोमेन आर्बिट्रेरी होते हैं, ठीक है, ये डोमेन आर्बिट्रेरी होते हैं। तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में हमें क्लियरली इनका मैग्नेटिज्म दिखाई नहीं देता, लेकिन जब बाहर की मैग्नेटिक फील्ड आती है तो सारे के सारे डोमेन ही क्या हो जाते हैं, सारे के सारे डोमेन ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर ये वाला ऐसे घुमा, एक तो किनारे हटो, अगर ये वाला ऐसे घुमा तो ये वाला ऐसे घूम जाएगा, यानी सारे के सारे इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो इन डोमेन्स को अरेंज होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और ये बेसिक रीजन है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे थोड़ी देर तक क्या दिखाते रहते हैं, मैग्नेटिज्म दिखाते रहते हैं। तो क्या कह रहा है, अ सॉलिड स्टेट द मेटल आयन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप्ड इनटू स्मॉल रीजन, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना बात को। कह रहा है इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप्ड इनटू स्मॉल रीजन्स, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर वो क्या होते हैं, वो ग्रुप बना करके रहने लगते हैं। इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ईच डोमेन एक्ट एज अ स्मॉल मैग्नेट, और हर एक डोमेन एक स्मॉल मैग्नेट का काम करता है।
ठीक है, सर हर एक डोमेन एक स्मॉल मैग्नेट का काम करता है। इसके बाद आ जाते हैं डाई इलेक्ट्रिक पर, वही फिजिक्स वाला डाई इलेक्ट्रिक जो डाई इलेक्ट्रिक आप भरते थे। तो डाई सर इलेक्ट्रिक क्या होता है मैं बता देता हूं पहले, फिर थ्योरी पढ़ लेंगे। कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या नहीं होता हो, ना इनहेंस होता हो ना डाउन होता हो, बस सिंपल सी बात है, उसे डाई इलेक्ट्रिक कह जी देते सुना हैं। वैसे क्या होगा कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है दूसरी लाए, तो या तो इनहेंस करेगी या अपोज करेगी, या तो रेनफोर्स करेगी या फिर उसे अपोज करेगी। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के साथ ऐसा नहीं होता। तो कह रहा डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जहां पर नो नेट फ्लो, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता हो। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट इलेक्ट्रॉन्स इन अ डाइलेक्ट्रिक आर टाइटली हेल्ड बाय इंडिविजुअल एटम। ये इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डाइलेक्ट्रिक के, वो टाइटली हेल्ड होते हैं, यानी कि पकड़ करके रखे गए होते हैं इंडिविजुअल एटम से। हाउएवर अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फील्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, एक तो दिखता नहीं है जब अंडरलाइन कर दो, क्या कह रहा है, हाउएवर अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फील्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस टेक प्लेस रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ डाइपोल। लेकिन हाँ, अगर हम लोग क्या करते हैं, अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फील्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस टेक प्लेस, यानी कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में सेपरेशन ऑफ चार्ज हो सकता है। और सेपरेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, कौन सा फॉर्मेशन होना, सेपरेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है डाइपोल का फॉर्मेशन होना। अगली बात और अंतिम बात है इस पीडीएफ की कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, कि द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बिहेविंग एज सुपर कंडक्टर। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी आपका जो सब्सटेंस है वो सुपर कंडक्टर बन जाए, उसे हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है, निगेटिव होता है, बहुत ठंडा करने पर हमें ट्रांजिशन टेम्परेचर किसी चीज का मिलता है। इसी के साथ में ये पीडीएफ आपकी क्या हो जाती है, इसी के साथ में ये पीडीएफ आपकी खत्म हो जाती सर है। हाँ सर सर हाँ, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी आएगी तब जब आपके इलेक्ट्रॉन के जो डोमेन्स हैं वो ऑलरेडी बिल्कुल बराबर किस तरीके से बने हो, यानी कि एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। यानी कि जो अभी हम लोगों ने बात की थी, व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूं, उस पर बता देता हूं। जो हम लोगों ने अभी बात की थी किसकी, कि जो फेरोमैग्नेटिक चीजें होंगी, जो फेरोमैग्नेटिक चीजें होंगी उसमें डोमेन होंगे। ठीक है, उनमें डोमेन होंगे, लेकिन सारे के सारे डोमेन एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं कर पाते। समझना बात को ध्यान से, सारे के सारे डोमेन एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते। मान लो हम 6 इलेक्ट्रॉन मान लें अपने पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 भर दिए हमने। तो देखो दो एक तरफ दो एक तरफ, तो ये तो डोमेन है हमारे पास में, ये अलग बेचारा पड़ा है, ये अलग बेचारा पड़ा है, तो ये पूरी तरीके से देखो कैंसिल आउट नहीं कर पाया। तो ये फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी होगी कि ये डोमेन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होंगे, कि व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अलाइन इन सच अ वे दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अरेंज हो कि उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे हो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, अब देखो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अब इनका क्या आ रहा है, अब इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ रहा है। ठीक है, जीरो। तो जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, जीरो आ गया। तो हमारे पास अलाइनमेंट है, सिमिलर अलाइनमेंट के हमारे पास ग्रुप हैं, यानी कि हमारे पास में क्या मौजूद है, हमारे पास डोमेन मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारा म्यू क्या आ गया, फिर भी हमारा म्यू, सॉरी ये नहीं कटेगा, फिर भी हमारा म्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जो फेरोमैग्नेटिक होंगे वो डोमेन कंटेन करेंगे, जो एंटी फेरो होंगे वो भी डोमेन कंटेन करेंगे। फेरोमैग्नेटिक जो होंगे उनका म्यू इक्वल टू नॉट जीरो, जबकि एंटी फेरो का म्यू बराबर जीरो होगा। हाँ, अगला डाउट। सर डाउट एक चीज रहेगा, नहीं सर, छोटी सी बात। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूछो। सर मतलब इस चैप्टर से नहीं है, तनिक अलग है, ऑप्टिक्स से है। अभी फिजिक्स हमको कहाँ आती है, ऑप्टिक्स तो आती है आपको, रे ऑप्टिक्स। आवत तो हमका सब है। हाँ चलो पूछो फिलहाल तुम। सर जो उसका टॉपिक नहीं था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ 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 आता है हाँ। सर वही हमको तो नहीं बता दीजिए थोड़ा सा। अरे वो हमको सर आता है, ठीक है, ये आई। लेकिन
हाँ ये तो पता है ये सर आई, हमको। यस सर। ये गई, ठीक। कब गई है? जब हाँ D1 हाँ D2 डेंसिटी का गैप, ठीक है, ऊपर रेयर नीचे हाँ हाँ कैसा, हाँ हाँ। नीचे। अब हमने क्या करा, एक कंडीशन ये आई, यहां जानी चाहिए थी, यहां गई, ठीक। यस सर। क्लियर हुआ? यस हल्के हम सर। समझना। फिर वो सब एक पता नहीं। ये आई, और कहां चली गई, ये आ गई। क्लियर? क्लियर? यस सर। इसको कहा जाता था यस सर। क्रिटिकल एंगल, इसको कहा जाता था यस क्रिटिकल सर। एंगल, कि जब रे जो आए वो बिल्कुल पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, तो क्रिटिकल एंगल। अब बताओ अगर क्रिटिकल से भी नीचे डाल दें तो क्या होगा? तो और ऊपर उठ जानी हाँ चाहिए निकल जाएगी वापस अंदर ऊपर। जाके, और जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में वापस आ जानी चाहिए, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला बना है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये तो समझ गए? ये पता है। हाँ, ये जो ग्रीन वाला बना है ये स्कूल टोटल में इंटरनल कैसे? रिफ्लेक्शन है, कि जब इंसिडेंट एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है हमारी थ्रू आउट द नॉर्मल, नॉर्मल से अगर देखा जाए तो जो हमारी इंसिडेंट रे होती है वो अगले मीडियम में जाके वापस उसी फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती है। इस फिनोमिना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हाँ भाई, और किसी का डाउट? 10-21 हो गया, बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग लगे रहे अभी तक का, हिम्मत है, मानता हूं। और किसी का कोई डाउट? आज सर दिन कौन सा नेटवर्क है? सॉलिड क्या होते हैं? नेटवर्क सॉलिड डायमंड जैसा भैया। नेटवर्क सॉलिड का मतलब है कि एक ऐसा सॉलिड जहां पर कोई एक एटम अपनी मैक्सिमम वैलेंसी पर डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ हो। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी में अगर हमारा एक कार्बन बाकी टीडी अरेंजमेंट में, एक कार्बन हमारा टीडी अरेंजमेंट में अगर बाकी के 3 कार्बन से जुड़ा है, बाकी के 3 कार्बन भी आगे टीडी अरेंजमेंट में अगले 3 कार्बन से जुड़े हैं, तो ऐसे सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगला। एक और सर क्वेश्चन। हाँ हाँ। सर अगर हमें कहते क्वेश्चन दिया आता है कि कोई भी कंपाउंड दे देंगे, कहेंगे इसका हम्म इसका मतलब कि सीएल का वो निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर, हम्म ठीक है। लेकिन वो हम्म बताएंगे नहीं कि ये कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है। हम्म कैसे निकालें? ये कहाँ पे लाई कर रहा है तो क्या होगा इसका? हाँ, अगर ये नहीं बताया कि कहाँ पे लाई कर रहा है, तो Cl माइनस तुम्हें पता है कि पॉइंट्स पे लाई करेगा, एनायन है, लेटेस्ट पॉइंट पे लाई करेगा। ये तो को पता नहीं कहाँ कहाँ पे लाई करता है, क्या करेंगे? हाँ, अब कैटायंस जो बचे हुए हैं वो वाइड में लाई करेंगे। अब वाइड कौन सी बन सकती है, ये डिपेंड करेगा कि आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर था तो आपकी क्यूबिक वाइड बनेगी, एफसीसी स्ट्रक्चर था तो ऑक्टाहेड्रल वाइड ज्यादा होंगी, और अगर आपका नॉर्मल क्यूबिक था तो आपकी टीडी वाइड 8 होंगी, ठीक है। तो यहां से डिपेंड करेगा कि जो कैटायन है वो कहां पर जाएगा। अच्छा अगला। सर। समझ सर गए ना? इस पे बता दीजिए, इस तरह ने क्वेश्चन बता दिए कल। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन देखो अगर मिल जाएंगे तो मैं डाल दूंगा। वैसे मैं कोशिश, हाँ कल ही है टेस्ट तुम लोगों का, कल जो एसटी होनी है वो मैं आज रात में बनाऊंगा, बैठ करके 12 बजे बैठ जाऊंगा, 12 से 1 के बीच में बना करके शेड्यूल कर दूंगा आपका टेस्ट। आपको कल सुबह 12 बजे के बाद गारंटीड आप आओगे टेस्ट के सेक्शन में तो आपको दिखने लगेगा कि स्टार्ट एट 9 o'clock, ठीक, 9 PM पे स्टार्ट होना है, तो आपको दिखने लगेगा। वो करके देखो सॉलिड के सारे क्वेश्चन, पूरा चैप्टर वापस से पढ़ा है, कितने क्वेश्चन तुम बना पाते हो सॉलिड के, ठीक है। और किसी का कोई डाउट ना हो तो भाई हम लोग गुड नाइट करें। सर सर तुम यार फोन ही कर लो मैं। डीसीसी का फुल फॉर्म क्या तुम बताया? किसका? डीसीसी का? सर डीसीसी। डीसीसी का फुल फॉर्म? हाँ, डीसीसी यस का सर। फुल फॉर्म डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल। डीसीसी का फुल फॉर्म है डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल। ओके सर। हाँ, डायमंड ओके क्यूबिक क्रिस्टल है डीसीसी का फुल फॉर्म। अगला। डीयूसी भी लिखा मिल जाता है कई बार, डीसीसी की जगह डीयूसी भी मिलता है, तो डीयूसी का फुल फॉर्म होता है आपका डायमंड यूनिट सेल, ठीक है। डीयूसी का फुल फॉर्म डायमंड यूनिट सेल होता है। और किसी का कोई है डाउट? नहीं है? चलो भाई फिर सर आज के लिए, हाँ बताओ जो भैया, बताओ 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 जो बताओ, कोई एंड तो नहीं। सेंटर्ड होते हैं, हाँ एंड हाँ सेंटर, हाँ। वो वो क्या होते हैं?
सत्यनारायण भगवान कथा का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। अब तुम प्रसाद खाए के लिए तैयार रहो। अमा एंड सेंटर्ड ये होते हैं, ये है क्रिस्टल, इसके सारे कोनों पे एक एक एटम। अब उठा लो तुम क्या, अब उठा लो कोई दो फेस अपोजिट, ऊपर वाला नीचे वाला, दाया बाया या अगला पिछला। ठीक है, इनमें से किन्हीं दो के अगर फेस के सेंटर पे भी तुमने एक एक एटम सजा दिया ला करके, तो इसे कहा जाएगा एंड सेंटर्ड। एज सेंटर कब होगा, जब यहां यहां रखे हो, जब यहां रखे हो तब होगा एज सेंटर। देखो इससे अच्छी आर्ट मेरी हो नहीं सकती, इससे तुम्हारे पीडीएफ में बने जैसे मैं बना रहा हूं। ऑर्थोरोम्बिक वाले। हाँ, अगला बताओ। बाकी सबको सब कुछ ठीक क्लियर है, सर, हो गया। पूरा चैप्टर समझ में आपको आया, फोन कर मस्त एकदम। चलिए भाई, तो हम लोग मिलते हैं कल आपको 9 बजे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फोन करना, थोड़ा रुक जाना जरा, इधर उधर बैठ लें, उसके बाद में फोन करो फटाक से, मैसेज डाल देना फिर फोन ठीक है। करना। तो कल 9 बजे आप लोगों का टेस्ट लगा हुआ है, संडे को आपका अवकाश रहेगा। मंडे को कौन सा चैप्टर शुरू करना है? मेरे हिसाब से केमिकल कैनेटिक्स। यस कमेंट सर, में वही। क्लियर इक्वल टू यस लिख दो, कमेंट में क्लियर इक्वल टू यस एनर्जी लिख करके बड़ा करो। ये एक टीचर है, वो उनकी नकल कर रहा हूं मैं, क्लियर इक्वल टू यस, क्लियर इक्वल टू यस, वो यही कहते हैं। ठीक, महाकाल, आमिर खान की महाकाल तरह। है। हाँ, क्लियर महाकाल। इक्वल टू यस। अरे कौन है महाकाल, हमें क्या पता, हमने क्लियर इक्वल टू यस सुना। तो अगला चैप्टर हम लोग केमिकल कैनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। कब स्टार्ट करेंगे? मंडे को। कल आपका टेस्ट होगा 9 बजे से 9:30 बजे तक। क्वेश्चन की संख्या होगी 15, क्वेश्चन की संख्या होगी 15। ठीक है, तो 15 सर सिर्फ क्वेश्चन आपको 15 सॉल्व होंगे? कर। हाँ 15 होंगे, आधा घंटा होगा, 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होगा, 120 सेकंड में एक क्वेश्चन पढ़ के करना है। यस सर। ठीक है, 30 मिनट का होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, सर 2 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। रिजल्ट आपको तुरंत सामने मिल जाएगा, मैं बाद में देख लूंगा, तो किसी के सामने कोई बेइज्जती भी नहीं होनी है। और ये केवल उसी के लिए है जिसने 101 रुपए दिए हैं। ठीक है, बाकी लोगों के लिए जो पेपर होना है, ये बात भी याद रखना, संडे को 8 बजे से पेपर होगा। संडे को 8 बजे वाला पेपर होगा, और 8 बजे वाला पेपर 8 से 8:30 चलेगा, जिसमें मिक्स क्वेश्चन हो गया आपके इनऑर्गेनिक के और फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के और फिजिकल के। ठीक है, इनऑर्गेनिक के और फिजिकल के वो होगा 8 से 8:30। क्वेश्चन की संख्या 15 होगी, टाइम आपका 30 मिनट का होगा। तो कल और परसों आपको 2 एसटी देनी है। अगर आप 15 क्वेश्चन बना लेते हो, तो आपको अगली बार 30 मिनट में ही मैं 20 क्वेश्चन करने को दूंगा। ठीक है, और उसकी अगली बार मैं 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन को करने की कोशिश करवाऊंगा अपने उससे। कि केमिस्ट्री का सेक्शन 45 क्वेश्चन का जो नीट में आता है, या जो 75 का आता है किसमें, जेई में आता है, तो आपका ऐसा एन एवरेज 1 घंटे में 40 क्वेश्चन निकलना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो कल 9 बजे सभी लोग रेडी रहेंगे पेपर के लिए। पेपर मैं आज रात में बना दूंगा। चलिए, गुड नाइट सभी को। थैंक यू सर। ओम श्री हरि 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 हरि। ओके सर जी।